मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी विद्यार्थी चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैं द्वितीय सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित कॉलेज का कल्पना सिद्धांत। इसके पहले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत एवं विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस की उदात्त अवधारणा और वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पे हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करते हैं कॉलेज के कल्पना सिद्धांत पर। कॉलेज, जिनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलेज। आइए इनका काव्य सिद्धांत के मत में संदर्भ में ये अपना क्या मत देते हैं, इनका कल्पना सिद्धांत क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो प्रतिभा संपन्न कवि आलोचक कॉलेज का स्थान पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जाने माने कवि आलोचक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलेज था। पूरा नाम क्या था? सैमुअल टेलर कॉलेज। सन 1722 से 1834 तक इनका काल माना जाता है। जो यह समय रहा, यह पीरियड रहा, तो आप इस समय के कवि जाने जाते हैं। ये कवि वर्ड्सवर्थ के मित्र और सहयोगी भी थे, जिनके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वर्ड्सवर्थ जो अपना मत रखते हैं काव्य सिद्धांत के संदर्भ में, उनके ये परम मित्र और सहयोगी भी थे। इनकी रचनाओं में वाइग्रेफिका लिटरेलिया और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर की विशेष ख्याति मिली थी। दार्शनिक होने के कारण इनकी मान्यताओं में चिंतन की प्रधानता समाहित हो गई थी। एक कहीं ना कहीं ये कवि आलोचक के साथ ये दार्शनिक भी थे, तो एक चिंतन की जो इनकी प्रधानता थी वह इनके काव्य में देखी जा सकती है। कॉलेज ने कविता की परिभाषा देते हुए क्या कहा है, ये उस पर संदर्भ करते हैं। तो कविता के संदर्भ में कॉलेज अपना क्या मत रखते हैं, क्या व्याख्या देते हैं, पढ़ते हैं। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि सर्वोत्तम क्रम शब्द, वह शब्द जो सबसे उत्तम हो, और सर्वोत्तम क्रम सबसे उत्तम क्रम में रखे जाएं, वही कविता होती है। छोटी सी परिभाषा देते हैं जिनका लंबा सार बहुत है, अगर विस्तृत वर्णन करें तो। यहाँ प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम शब्द कौन है और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या है। तो आपने जब यह चर्चा दी कविता के संदर्भ में, जब यह परिभाषा दी कि सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में ही कविता है, तो कई आलोचकों के द्वारा यह प्रश्न उठाए गए कि सर्वोत्तम शब्द सर्वोत्तम क्रम में रखना ही कविता है। ये तो ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम शब्द और सर्वोत्तम क्रम माना किसे जाए? ठीक है, तो सबसे उत्तम अर्थ देने वाले आगे क्या कहते हैं? सबसे उत्तम अर्थ देने वाले स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए। यह इसका उत्तर मिलता है कि सर्वोत्तम शब्द की बात करें तो सर्वोत्तम शब्द क्या होते हैं? तो सर्वोत्तम शब्द जो बताते हैं वो कहते हैं स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होते हैं। ठीक है, और ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे। और जब कहेंगे चलो सर्वोत्तम शब्द तो मिल गए, अब नीच शब्द कौन से हैं, घटिया शब्द कौन है? तो घटिया शब्द में किन्हें समाहित करते हैं? वो है कीचड़, नरक आदि शब्दों को ये बुरा मानते हैं और काव्य के क्षेत्र में उसे निकल जाना पड़ेगा। और यह कहते हैं कि यदि आप काव्य के क्षेत्र में संलग्न हैं, आप काव्य रचना कर रहे हैं, तो उसमें सर्वोत्तम शब्द के नाम पर स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य आदि को ले सकते हैं और उनमें नीच शब्द को बाहर निकाल दीजिए काव्य लिखते समय। नीच शब्द कौन से है? जैसे नरक हो गया, कीचड़ हो गया आदि शब्दों को काव्य से बाहर रखना चाहिए, काव्य में नहीं लाना चाहिए इन शब्दों को। आगे क्या कहते हैं? परंतु इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में अत्यधिक व्यवहार होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कल्पना सिद्धांत पर। तो ये जो परिभाषा रही वो कहीं ना कहीं कविता से संदर्भित रही। ठीक है, कविता से संबंधित रही। कविता के संदर्भ में आपके जो मत हैं, जो विचार रखा इन्होंने, और विचार के संदर्भ में सर्वोत्तम शब्द और सर्वोत्तम क्रम जो रखा उसका अर्थ यहाँ पे निकाला गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी कल्पना सिद्धांत पर। तो कॉलेज के अनुसार कल्पना की दो प्रकार होती है। कल्पना जो है, कॉलेज दो प्रकार की कल्पना मानते हैं। कौन कौन सी? एक तो पहली है प्रारंभिक कल्पना और दूसरी है विशिष्ट कल्पना। प्रारंभिक मतलब प्राइमरी और दूसरी विशिष्ट मतलब सेकेंडरी। ठीक है, कॉलेज के अनुसार कल्पना द्वारा ही काव्य हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और सजीव बनता है। कॉलेज के अनुसार कॉलेज क्या कहता है कि कल्पना के द्वारा ही जब एक काव्यकर्ता, लेखनकर्ता, सृजनकर्ता एक काव्य लिखता है तो उसका जो हृदयग्राही, जो हृदय में होता है, और मर्मस्पर्शी काव्य जब लिखता है तभी एक सजीव काव्य बनता है। जैसे कि काव्य में एक जीवांत वर्णन किया गया हो, वैसा एक जीवांत वर्णन एक हृदय ग्राह्य, एक मर्मस्पर्शी द्वारा काव्य होता है। अतः कल्पना की क्षमता और महत्व
अक्षुण्ण है, कल्पना प्रयोग की अंतःशक्ति का कवि का सर्वश्रेष्ठ गुण है। और कल्पना को यह बताते हैं, जिस तरह औरों के सिद्धांत की बात करें, औचित्य सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत आदि शब्दों में जो जिसका सिद्धांत देता है वह यही बताता है कि जैसे आचार्य मुनि, भरत मुनि अपना सिद्धांत देते हैं तो वह कहते हैं रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे वक्रोक्ति सिद्धांत में कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत देते हैं तो वह कहते हैं कि वक्रोक्ति जो है वह काव्य की आत्मा है। ठीक उसी प्रकार कॉलरिज अपना कल्पना सिद्धांत देते हैं और यह मानते हैं कि कल्पना ही काव्य की आत्मा है, अर्थात कल्पना के द्वारा ही एक काव्य, एक सृजनकर्ता एक सर्वोत्तम काव्य लिख सकता है। ठीक है, और आगे सर्वश्रेष्ठ गुण है और इसका समुचित प्रयोग करके काव्योत्कर्ष के क्षणों और इसका समुचित प्रयोग करके काव्योत्कर्ष के क्षणों की समुचित देन है, वे इसे इस ढंग से कहते हैं। और ये कहते हैं कि इसका समुचित प्रयोग करके काव्य को उत्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है, उसकी महानता तक उसे पहुंचाया जा सकता है, अर्थात कल्पना वह सकती है। और इसी को अपने शब्दों में क्या कहते हैं, द इमेजिनेशन इज अ पावर विच द आर्टिस्ट कैन ओनली यूज व्हेन ही इज द बेस्ट। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ निकालें तो क्या कहना चाहते हैं, अर्थात कल्पना वह शक्ति है जिसका प्रयोग कलाकार अपने सर्वोत्तम भावात्मक छोड़ों में कर सकता है। क्या कहते हैं, कल्पना वह शक्ति है भावात्मक, जब कहीं ना कहीं व्यक्ति एक सृजन करना अपनी भाव की स्थिति में है, वहां पे वह व्यक्ति उसे पूरे प्रकार से समुचित प्रकार से व्यक्त कर सकता है, वह है कल्पना। कल्पना वह शक्ति है। उसके कल्पना के संदर्भ में आलोचक कवि अथवा दार्शनिक भी माने जाते हैं, तो दार्शनिक कॉलेज का यह सिद्धांत कल्पना के प्रति है। अब आगे कल्पना, ये थी इनकी कल्पना सिद्धांत में फर्क। अब इनके बारे में जानते हैं इन्होंने दो भाग किए हैं कल्पना सिद्धांत के, एक प्रारंभिक और सेकेंडरी। तो इनमें बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक, जिसे आदि कल्पना भी कहते हैं। तो प्रारंभिक कल्पना में ये क्या कहते हैं, प्रारंभिक कल्पना में कॉलेज के अनुसार कॉलेज क्या कहता है कि इंद्रिय गोचर पदार्थों की प्रतीतानुभूति की क्षमता इस प्रकार से व्याख्या की गई है और इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है। तो इनके कुछ इंग्लिश के शब्द हैं, आइए उस पर डिस्कशन कर लिया जाए। क्या कहते हैं, द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर ऑफ प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शंस। जैसे हिंदी अर्थ निकालें इसका तो क्या कहते हैं कि प्राथमिक कल्पना एक जीवित एवं महत्वपूर्ण शक्ति है। प्राथमिक कल्पना एक जीवित एवं महत्वपूर्ण शक्ति है जिसमें हमें मानवीय पदार्थों का बोध होता है। जो मानवीय पदार्थ हैं उसका बोध होता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा जिन विभिन्न वस्तुओं का बोध होता है, यह कल्पना ही उन्हें व्यवस्था में ढालती है, अवस्थित बिखरे बिंबों को सनह सनह ज्ञान का रूप प्रदान करती है। और तमाम कवि, आचार्य, आलोचक, प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्यशास्त्र के और भारतीय काव्यशास्त्र के कई आचार्यों का मत है कि हम जिन बातों की कल्पना करते हैं वो कहीं ना कहीं इस धरती पे जरूर विद्यमान होगी, आज नहीं तो कल। कल्पना जाहिर सी बात है, कल्पना भविष्य की होती है, कल्पना भविष्य की होती है। तो यह कहते हैं कि कल्पना उन्हीं चीज़ की व्यक्ति कर सकता है जो कभी न कभी भविष्य में होगा। उसी चीज़ के बारे में मस्तिष्क को सोच सकता है, ऐसा कुछ नहीं सोच सकता मस्तिष्क की उतनी पहुँच नहीं है कि वह ऐसी कल्पना कर सके जो कभी भविष्य में ना हो। तो आचार्यों का यह मत है कि आज अगर कोई कल्पना की गई है तो संभव है कि कभी न कभी भविष्य में वह कल्पना यथार्थ में आए, वास्तविकता में आए। ठीक है, आगे दूसरी कल्पना के बारे में बताते हैं, सेकेंडरी इमेजिनेशन, गौड़ कल्पना। एक तो मुख्य हो गई, दूसरी गौड़ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं यह विशिष्ट लोगों में पाई जाती है। ये जो गौड़ कल्पना है या सेकेंडरी इमेजिनेशन है, वो कहते हैं ये विशेष लोगों में पाई जाती है। इसके संदर्भ में हमारे भारतीय कवि सत्यदेव मिश्र, हिंदी साहित्य के कवि सत्यदेव मिश्र के अनुसार क्या कहते हैं, सत्यदेव मिश्र अपनी गौड़ कल्पना के संदर्भ में क्या कहते हैं कि यह कल्पना प्रकृति में पदार्थों के पाए जाने वाले अव्यवस्थित स्वरूप को निश्चित रूप देने की अंतःशक्ति का अभिप्रेत प्रयोग है। प्रथम यदि रूप का ढालने का अभिप्रेय शक्ति है तो दूसरी अभिप्रेय अंतःशक्ति। यह कहना है कि गौड़ कल्पना प्रारंभिक कल्पना का ही वह विकसित रूप है जिसका प्रयोग सर्जक स्वेच्छा से करता है। गौड़ कल्पना एक संयुक्त आत्मिक ऊर्जा है जिसे मना शक्ति अथवा आत्मशक्ति के सभी पहलू, प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनोवेग आदि सभी समाहित हो जाते हैं। और सत्यदेव मिश्र यह संदर्भ में गौड़ कल्पना के संदर्भ में अपने ऐसे विचार रखते हैं।
महत्व क्या है, महत्व के संबंध में क्या कहते हैं, वे कल्पना को ही काव्य का मूल अधिकार स्वीकार करते हैं। तो काव्य का जो मूल अधिकार है वह स्वीकार करते हैं कल्पना को, कहते हैं कि कल्पना ही काव्य का मूल आधार है। काव्य जो कल्पना है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जिस तरह जो भी आचार्य हुए हैं उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है तो अपने सिद्धांत को ही काव्य की आत्मा माना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कॉलेज कहते हैं कि कल्पना ही काव्य का मूल आधार है, क्योंकि विरोधी गुणों में सामंजस्य वही स्थापित करती है, क्योंकि जो विरोधी गुण होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने का काम कल्पना ही करती है। आगे हिंदी आचार्य डॉक्टर देवीशरण रस्तोगी के अनुसार कल्पना के संदर्भ में क्या मत है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो देवीशरण रस्तोगी क्या कहते हैं, प्रकृति के पुनः सर्जन में भी कल्पना सहायक होती है। क्या कहते हैं कि प्रकृति के पुनः सर्जन में, प्रकृति पहली बात तो हो चुकी है, प्रकृति का निर्माण हो चुका है, प्रकृति का जो पुनः सृजन होगा उसमें कल्पना की महत्वपूर्ण भूमिका है, कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा देवीशरण रस्तोगी कहते हैं कि प्रकृति के पुनः सर्जन में कल्पना भी सहायक होती है। कलाकार प्रकृति की अनुकृति नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि वह प्रकृति से जीत नहीं सकता। आगे यह कहते हैं कि कलाकार जो होता है वह प्रकृति की अनुकृति नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए वह प्रकृति की अनुकृति नहीं करता है। अनुकृति का संदर्भ यहाँ पे कह सकते हैं कि हूबहू नकल करना। ठीक है, आगे इसलिए वह पुनः सर्जन की ओर बढ़ता है। आगे फिर यह कवि कहते हैं कि वह जानता है कि प्रकृति की नकल नहीं की जा सकती है, प्रकृति को उसी तरह नहीं रखा जा सकता, इसलिए वह प्रकृति में पुनः सृजन की काम करता है। अर्थात जो कमियां छूट गई हैं प्रकृति में, उसे अपनी कल्पना के द्वारा, अपने काव्य के द्वारा उसमें पुनः सर्जन की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से इनका कहीं ना कहीं मत बैठा, जैसा हमने पढ़ा था अरस्तु के सिद्धांत में, अरस्तु के कल्पना सिद्धांत, अरस्तु के काव्य सिद्धांत में, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में जो हमने पढ़ा था कि अरस्तु जो बताते थे कि अनुकरण एक प्रकृति की अनुकृति मात्र नहीं जबकि पुनः सृजन की क्षमता है, पुनः सृजन है। ठीक उसी प्रकार से देवीशरण रस्तोगी उनके संबंध में कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड अपना मत रखते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इसलिए वह पुनः सृजन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवि के बारे में कहते हैं, आगे फिर क्या कहते हैं, वह प्रकृति को अधिक सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है और कहते हैं जब वह अपने काव्य लेखन के द्वारा जब कहीं ना कहीं उसमें कल्पना समाहित कर देता है तो जो प्रकृति है, जो प्रकृति अभी तक सुंदर लग रही थी, वह प्रकृति कल्पना के द्वारा और भी अत्यधिक सुंदर लगने लगती है। वह बहिष्गत से प्राप्त सूत्रों का समावेश कर प्रकृति को अधिक पूर्ण रूप प्रदान करता है। आगे कॉलेज के अनुसार, कॉलेज अपने इसी गौड़ कल्पना के संदर्भ में कॉलेज का स्वयं क्या मत है उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं, कल्पना की महत्ता तथा क्षमता अपरिमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपरिमित है, वह कवि का अनिवार्य गुण है और कवि उसका प्रयोग उत्कर्ष के ही क्षणों में करता है। यहाँ पे गौड़ सेकेंड अगर द्वितीय कल्पना के बारे में के संदर्भ में बात की जाए तो कॉलेज का यह मानना है कि द्वितीय कल्पना, पहली कल्पना तो, प्रथम कल्पना तो यह है जो व्यक्ति तब उस काव्य लेखन में उसका प्रयोग करता है जब वह भावावेग में होता है, लेकिन यहाँ पे जो द्वितीय कल्पना है उसका व्यक्ति का यह अनिवार्य गुण है और यह उसे तब प्रयोग में लाता है जब वह भावोत्कर्ष की स्थिति में होता है तो। ठीक है, आगे ललित कल्पना, आगे एक ललित कल्पना आती है। ललित कल्पना के संदर्भ में क्या कहते हैं, तो उनमें एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं अपने डॉक्टर तारकनाथ बाली। तो डॉक्टर तारकनाथ बाली ललित कल्पना के संबंध में, ललित कल्पना के संदर्भ में अपना मत क्या रखते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या कहते हैं कि कॉलेज ने दिवस स्वप्न में बिंबों का निर्माण करने वाली शक्ति को कल्पना कहा तथा दोनों में एक प्रकार का अंतर माना। ललित कल्पना या फैंसी एक शक्ति जो प्रत्ययों का संश्लेषण तो करती है मगर यह संश्लेषण रचनात्मक नहीं होता, जड़ एवं विशृंखल होता है। यह एक प्रकार की शक्ति है जिसका व्यक्तिगत जीवन में दिवस स्वप्न में उपयोग होता है मगर जो किसी सार्थक आस्वाद बिंब का निर्माण नहीं कर सकती। ललित कल्पना के विपरीत कल्पना आत्मा की एक शक्ति है जो दिव्य होने के साथ सृजनात्मक, रचनात्मक उसका मूल गुण है। कल्पना द्वारा निर्मित बिंबों में संबंधता होती है, क्रम होता है, सावयविकता होती है तथा वे आस्वाद होते हैं। इस प्रकार ललित कल्पना एक निम्न स्तर की शक्ति है जो ऐसी स्मृति का रूप है जो रचनात्मक तो नहीं होती लेकिन आस्वाद होती है। यह संदर्भ में, यह कल्पना के संदर्भ में, द्वितीय कल्पना के संदर्भ में डॉक्टर तारकनाथ बली के शब्द हैं जो अपने वो ललित कल्पना के संबंध में रखते हैं। आगे प्रश्न क्या है हमारा, कॉलेज के कल्पना सिद्धांत का निरूपण करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यहाँ भी शायद वही चीजें होंगी, पढ़ लेते हैं इसे भी। आइए, तो प्रश्न है हमारा कि कॉलेज के कल्पना सिद्धांत का निरूपण करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं।
कल्पना सिद्धांत कॉलेज का प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि कल्पना सिद्धांत इनका बिल्कुल चर्चा मुख्य हमारा केंद्र बिंदु है जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो कल्पना सिद्धांत कॉलेज का प्रमुख सिद्धांत है। कॉलेज ने कल्पना को काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में रेखांकित किया है। बिल्कुल काव्य के रूप में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण या विशिष्ट रूप में विशेष रूप से दर्जा दिया है कल्पना को। उनके अनुसार कल्पना ही सृजन शक्ति का अधिकार है, और कॉलेज यह मानते हैं कि कल्पना ही सृजन शक्ति का आधार है। जो उसका सृजन शक्ति अर्थात लिखने की क्षमता का जो मूल आधार है वह कल्पना ही है, यह कॉलेज के द्वारा मानना है कॉलेज का। इसके अभाव में कविता केवल प्रकृति का अनुकरण मात्र रह जाती है, और यह कहीं ना कहीं यह बातें सत्य भी जाहिर पड़ती हैं कि यदि कल्पना नहीं है तो पुनः सृजन की क्षमता नहीं है, तो जो काव्य है या जो कविता है केवल प्रकृति का अनुकरण अर्थात जो चीज़ें इस विश्व में विद्यमान है उन्हीं का अनुकरण, उन्हीं की हूबहू नकल अपने लेख में लिख देना, अपने काव्य में लिख देना, मात्र इतना ही है यदि उसमें कल्पना विद्यमान नहीं है। तो ऐसा कॉलेज मानते हैं। कॉलेज स्पष्ट करते हैं कि कल्पना का कार्य केवल अनुकरण करना नहीं है, वह दृश्य वस्तुओं का विस्तार करती है। कॉलेज का मानना है कि जब किसी काव्य लेखन में कल्पना विद्यमान होती है, कल्पना समाहित की जाती है, तो कल्पना का काम यह नहीं होता कि वह प्रकृति का अनुकरण करे, अपितु उसमें दृश्य वस्तुएं हैं उनका विस्तार करने का कार्य कल्पना करती है। उनको विच्छिन्न करती हुई उनकी पुनर्रचना करती है। और क्या कहती है, कल्पना क्या करती है कि उनको विच्छिन्न करती हुई एक पुनर्रचना करती है, एक पुनर्निर्माण की रचना करती है। वह नवीन निर्माण करती है जिसके द्वारा एक नवीन निर्माण होता है तथा वस्तु में सौंदर्य एवं नवजीवन का संचार करती है। ठीक कल्पना ही काव्य का मूलाधार है। विरोधी एवं विसंवादी गुणों में सामंजस्य एवं संतुलन भी वही स्थापित करती है। वह एक समन्वयकारी शक्ति है जो नूतन पुरातन, असीम सामान्य विशिष्ट आदि परस्पर प्रतीत होने वाली शक्तियों में समन्वय स्थापित करती है। ठीक से वही पुरानी बातें हैं जो उतनी देर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वही बातें पुनः रिपीटेशन में लाई गई हैं। आगे क्या कहते हैं, कल्पना पदार्थ तथा मन, विचार तथा भावना, तर्क तथा रोग के बीच अभेद दीवार तोड़ती है। ठीक है, कल्पना जो है पदार्थ तथा मन, विचार और भावना जो राग हैं उनके बीच एक अभेद जो दीवार होती है उसे तोड़ने का कार्य कल्पना करती है। वह बाह्य को आंतरिक और आंतरिक को बाह्य भी बनाती है। कल्पना ही है जो बाह्य को आंतरिक और आंतरिक को बाह्य बनाती है। वह विभिन्न पदार्थों, घटनाओं, स्थितियों अथवा विषय के विभिन्न पक्षों के एकाकार